ओके, पीपीटी ओपन है, आप लोग पीपीटी में जाके देख सकते हो क्या क्या है या नहीं है। ठीक है, तो ये रहा मेरा कैनवा, ओपन करते हैं इसको। सर सीएसएस काफी ड्रॉप हो गई, आपके क्लासेस ड्रॉप हो गए। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा क्या बोलते हैं उसको, रिकैप करवाने का। ठीक है, आप करते रहो, एक बार देखते रहो क्या होता है नहीं होता है। अगर समझ में ना आए तो हेल्प डेस्क से बात करो, वो आपको समझा देगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे पिछले दिनों, फिर उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज मैंने दिखाए थे जिसके अंदर हम लोग कुछ और भी फंक्शनलिटीज हमारे एचटीएमएल या फिर वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लोग अगर किसी वेबसाइट में अपने फॉन्ट को चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कहाँ अप्लाई होता है, हर एक टेक्स्ट टैग में अप्लाई होता है। कल मैंने एक और चीज मैंने दिखाई थी, वो थी एक क्या बोलते हैं उसको, वो था गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, गूगल फॉन्ट्स आई गेस सबको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा गूगल फॉन्ट्स यूज करने में। तो गूगल फॉन्ट से हम क्या करते हैं, अगर कोई लिख पाए मेरे भाई बंधु, अगर कोई चैट में लिखे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, गूगल फॉन्ट से हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई डिस्क्रिप्टिवली या फिर छोटे मोटे वे में आप लोग अगर लिख पाओ तो बहुत बढ़िया है। तो फॉन्ट फैमिली से हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट फैमिली से एक्चुअली हम लोग फॉन्ट के फैमिलीज चूज करते हैं। मैंने बहुत कुछ बताया था इसमें, सैंस क्या होता है, सेरिफ क्या होता है। तो उस तरह के बहुत सारे फॉन्ट्स आपको अवेलेबल मिलेगा गूगल फॉन्ट्स पे। ठीक है, वहां से जाके आप लोग कोई भी फॉन्ट, पसंदीदा कोई भी फॉन्ट उठाओ, उठा के अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर दो। हमने एक बहुत ही फंकी फॉन्ट ऐड किया था जिसमें बहुत सारे कलर्स थे, बहुत सारी मतलब पिक्सेलेटेड टाइप का कुछ था, मतलब वो टेक्सचर। तो उस फॉन्ट को हमने ऐड किया था। ठीक है, तो उसको हम लोग फिर से देखेंगे। गूगल फॉन्ट एक बार फिर से बता दीजिए, स्टेप भूल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं अपने वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ, जस्ट सेकंड। वीएस कोड, ओके, यहाँ से मैं जाऊंगा डॉक्यूमेंट्स, गुड डे मास्टर स्त्री, कल 12। ठीक है, इसको ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग रिकैप करेंगे, उसके बाद बाकी का बाद में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी गूगल फॉन्ट्स ऐड किया हुआ है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। बाकी सब कुछ सेम ही है, जहाँ पे हम लोग कुछ सीएसएस लिखते हैं। तो इसको मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, गो लाइव, देखते हैं ओपन हो जाए। यस, तो यहाँ पे कुछ हमने ये फॉन्ट हमने चेंज किया था। तो इस तरह के जो फॉन्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इमेज के अंदर हम लोग विद और हाइड कर देते हैं, ये सब चीजें हमने की थी। अभी गूगल फॉन्ट एक वे है जिससे हम लोग जिससे हम आपके टेक्स्ट को बदल सकते हैं सीडीआर ऐड करके। यस, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट ऐड करके रखा है। ये फॉन्ट बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल आप लोग जब कोड करोगे यही फॉन्ट आपके वेबसाइट में दिखेगा। ये इस फॉन्ट का नाम क्या है, इस फॉन्ट का नाम है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, ये फॉन्ट हर एक वेबसाइट के अंदर पहले से ही इनबिल्ट आता है, मतलब डिफॉल्ट फॉन्ट है एक्चुअली। अगर आपको इस फॉन्ट को चेंज करना है, आप अगर कोई दूसरे फॉन्ट पे अपने वेबसाइट को शिफ्ट करवाना चाहते हो, तो आपको कोई एक्सटर्नल फॉन्ट यूज करना पड़ेगा, या फिर कंप्यूटर के अंदर कोई फॉन्ट आप लोग चाहो तो यूज कर सकते हो। बट मैं जो रिकमेंड करता हूँ हमेशा सबको, वो है आप एक एक्सटर्नल सीडीएन यूज करो। सीडीएन मतलब गूगल फॉन्ट्स जैसे हमें बहुत सारे फॉन्ट्स के कैटेगरीज देते हैं, मतलब बहुत सारे फॉन्ट्स के ऑप्शंस हमारे पास देते हैं, जिससे हम लोग कोई भी फॉन्ट को किसी भी तरह के फॉन्ट को हम लोग हमारे वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। जैसे हम जाएंगे गूगल फॉन्ट्स के वेबसाइट पे, सर्च करो गूगल फॉन्ट्स, सॉरी गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, गूगल फॉन्ट्स का वेबसाइट आपको एकदम पहले दिखेगा, गूगल फॉन्ट्स fonts.google.com, इस पे जाओ। जाने के बाद यहाँ आपको बहुत सारे फॉन्ट्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने पिछले दिन क्या ये वाला फॉन्ट ऐड किया था जिसका नाम है कोरल पिक्सेल्स। ठीक है, तो ऐसे फॉन्ट्स आप लोग यहाँ से देके यहाँ से मतलब कॉपी करके अपने वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट करोगे, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ से सपोज मैं कोई और फॉन्ट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कोई अगर फंकी टाइप का फॉन्ट मुझे दिखे, कहाँ से मैं ऐड करूँ, कौन सा वाला फॉन्ट ऐड करूँ। ठीक है, कल मैं जो एक फॉन्ट की बात कर रहा था ना, जो बहुत प्रीमियम लगता है, मैं बता नहीं पाया था उसका नाम मुझे अभी याद आ गया। उसका नाम है ब्राइकोलाज ग्रोटेस्क, ये वाला। ठीक है, इसी को ऐड करते हैं। इसका नाम है क्या, ब्राइकोलाज ग्रोटेस्क। ठीक है, इसको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो अभी लिख लो। ठीक है, या फिर आप अगर, मैं बाद में एक वे बता दूंगा कैसे इन फॉन्ट्स को मतलब याद रखना है। एक एक्सटेंशन आता है अपने ब्राउजर में जिसका नाम शायद है फॉन्ट पिकर या फिर ऐसा कुछ, वहां से जाके आप हर एक वेबसाइट का फॉन्ट चेक कर सकते हो, उसका नाम आप देख सकते हो वहां से। ठीक है, बट हम लोग मैं जैसे मुझे पता है इस फॉन्ट का नाम क्या है, इस फॉन्ट का नाम है ब्राइकोलाज ग्रोटेस्क। ठीक है, तो ऐसे कुछ फॉन्ट्स आप लोग यूज करते करते उसको उसका नाम आपके दिमाग में छप जाएगा, तो चिंता ना करो उसके लिए। ठीक है, तो ब्राइकोलाज ग्रोटेस्क पे मैं क्लिक करूंगा, जो भी पसंदीदा फॉन्ट है उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे कार्ट में ऑलरेडी एक फॉन्ट एडेड है, देखिए यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है। तो अभी के लिए मैं इस फॉन्ट को ऐड करता हूँ, मैं क्लिक करूंगा उस फॉन्ट पे। ठीक है, यहाँ से जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट फॉन्ट। ठीक है, जैसे आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ बाय करते हो वैसा ही सिस्टम है और कुछ नहीं। यहाँ से गेट फॉन्ट करो। ठीक है,
गेट फॉन्ट करने के बाद यहाँ पे देखो दो फॉन्ट्स मेरे ऑलरेडी एडेड हैं। जैसे आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे कुछ भी बाय करते हो तो उसके कार्ट में वो ऐड हुआ रहता है। जैसे मेरे कार्ट में ये एक कार्ट है, ठीक है, इसके अंदर देखिए कोरल पिक्सल जो मैंने कल यूज किया था वो भी एडेड है। तो मैं चाहूँ तो इसको रिमूव कर सकता हूँ, मुझे एक ही फॉन्ट चाहिए। तो इस फॉन्ट को मैं जस्ट यहाँ से क्या करूंगा, गेट एम्बेड, क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेगा, गेट एम्बेड कोड और डाउनलोड ऑल। तो आप लोग यहाँ से इस फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो या फिर एम्बेड कर सकते हो अपने वेबसाइट में। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एम्बेड करेंगे, इसको डाउनलोड करके कोई फायदा नहीं है, बस एम्बेड करो अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा एम्बेड कोड। ओके, यहाँ से आपको काम शुरू करना है। क्या करना है, पहला जो आपका टास्क है वो है इस, मतलब ये जो लिंक टैग आपको दिख रहा है इसको कॉपी करो। यहाँ से कॉपी कोड कर लोगे तो मतलब करोगे तो हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने इस लिंक टैग को कॉपी किया यहाँ से। करने के बाद लिंक टैग हम लोग HTML में जहाँ ऐड करते हैं वहाँ पे हमें ये पेस्ट कर देना है। कहाँ, इस हेड टैग के अंदर, जहाँ भी मन हो वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दो। मैंने जो हमारा CSS का लिंक था उसके नीचे मैंने इन लिंक्स को ऐड कर दिया है। तो इसको इसके ऊपर भी आप लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको कॉपी कर सॉरी सेव करेंगे। अतुल जी बोले सर थोड़ा बाउंस मार रहा है, क्योंकि आपने पहले क्लासेस नहीं किए अतुल जी, इसीलिए। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये दिक्कत आए तो आप हेल्प डेस्क से बात करो, वो आपको समझा देगा सब कुछ, ठीक है। तो हमने जस्ट फॉन्ट को कॉपी किया यहाँ से लिंक टैग्स, और यहाँ पे जाके हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, हमको अभी एक और चीज करनी है, वो है यहाँ से ये जो फॉन्ट फैमिली आपको दिख रहा है ना, इसको आपको, मतलब ये फॉन्ट फैमिली आपको यहाँ से कॉपी करके अपने HTML सॉरी अपने CSS के अंदर इसको ऐड करना है, ठीक है। ब्राइकोलास ग्रॉटेस फॉन्ट बहुत प्रीमियम फॉन्ट है, ठीक है, ये मतलब मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला था, तो आपको मैं अभी दे रहा हूँ ये, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ से इस फॉन्ट फैमिली को कॉपी करो। यहाँ से देखिए एक फॉन्ट फैमिली नाम का प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें इसको कहाँ पेस्ट करना है, मैंने जैसे बताया आपको CSS के अंदर जाना है। जाने के बाद आप लोग चाहो तो कोई भी एक टैग के अंदर इसको पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं अगर चाहूँ, ये जो H1 टैग हमारे वेबसाइट में है ऑलरेडी, इसके फॉन्ट फैमिली को यहाँ से जाकर मैं चेंज कर दूंगा। ये अभी के लिए कोरल पिक्सल्स है, बट मैं चाहूँ तो इसको चेंज करके मैंने अभी जो कॉपी किया वो मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। फॉन्ट फैमिली ब्राइकोलास डॉटेस सैंस सेरिफ, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ये अगर पूरा नहीं लिखोगे तो कभी कभी फॉन्ट फॉल्ट मारता है, ठीक है, ये काम नहीं करता। ये सॉलिड लोरेम होता है या लोरेम, लोरेम LOREM, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, यहाँ से मैंने फॉन्ट फैमिली कॉपी किया। करने के बाद मैंने जस्ट H1 टैग जो है हमारे पास, वो फॉन्ट उसके फॉन्ट फैमिली ये ऐड कर दिया, ठीक है। बस इतना ही है। फॉन्ट फैमिली एक CSS का प्रॉपर्टी है जिसके साथ हम लोग किसी भी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसके फैमिली को चेंज कर सकते हैं, समझो, ऐसे ही समझो। तो मैं अगर अभी इसको सेव करूँ, आप लोग देखो मेरा जो फॉन्ट है वो अभी ब्राइकोलास ग्रॉटेस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत एक प्रीमियम फॉन्ट है, आप लोग देख सकते हो, ये एक सेरिफ सॉरी सैंस फॉन्ट है, ठीक है, सैंस सेरिफ है। तो आप लोग देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है ये फॉन्ट देखने में, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही बाहर के कोई भी फॉन्ट्स, अब मैंने इसको टास्क के हिसाब से दिया था, आप लोग चाहो तो बाहर मतलब ये गूगल फॉन्ट से कोई भी फॉन्ट उठा के अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करके मुझे दिखा सकते हो कि मैंने ऐड किया है ये फॉन्ट, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे कर रहे हो, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा प्रैक्टिस करो तो बेहतर है, ठीक है। तो इसी के साथ फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी हमारा होता है खत्म। और हमने बाहर से जो गूगल फॉन्ट्स का जो ट्यूटोरियल था वो भी मैंने दिखा दिया। समझ में आया कि नहीं, गूगल फॉन्ट्स से कैसे गूगल फॉन्ट्स को कैसे यूज करना है, समझ में आया हाँ या ना, चैट में बताइए। गूगल फॉन्ट्स समझ में आया कि नहीं, एवरीबॉडी चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग बताओ गूगल फॉन्ट्स समझ में आया, फॉन्ट फैमिली उसके साथ समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, इजी है। जैसे आप लोग किसी भी चीज के लिए शॉपिंग करते हो, ठीक है, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, वैसा ही गूगल फॉन्ट्स पे जाके आपको फॉन्ट्स शॉप करना है, ठीक है। बस इतना सही है। आपको जस्ट फॉन्ट चूज करना है, उसको अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर देना है, बस खत्म। तभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो उस पर आगे बढ़ते हैं, वो है विद और हाइट। विद और हाइट हमने ऑलरेडी यूज किया है, कहाँ यूज किया है, इमेज टैग में, ठीक है। इमेज टैग के अंदर विद हाइट प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बोलिए वंश जी, कुछ बोलना है तो चैट बॉक्स ओपन आप लिख सकते हो। विद और हाइट प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ ऐड करते हैं, हम लोग किसी इमेज पे ऐड कर सकते हैं, किसी डिफ टैग पे ऐड कर सकते हैं। तो विद और हाइट प्रॉपर्टी बहुत वर्सेटाइल है, ठीक है। इमेज टैग में हमने ऑलरेडी विद और हाइट प्रॉपर्टी यूज करके रखा है, क्योंकि इमेज में एक विद और हाइट पहले से होता है, ठीक है। उसको अगर आपको चेंज करना है तो आप लोग विद और हाइट का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे उसी का एग्जांपल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक इमेज टैग ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे सब कुछ चेंज करता हूँ, एक सेकंड, मैं इस इमेज को जस्ट को
के अंदर लिख देता हूँ या फिर डमी, लिखो चले डमी इमेज, ठीक। ये क्या होता है, ये इमेज में क्या है, साथी के अंदर आप लोग एक प्लेस होल्डर इमेज यूज करता हूँ। अगर आप चाहो तो बाहर से कोई भी इमेज उठा के इसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इमेजेस बार बार चूज करना पसंद नहीं है, मैं बहुत आलसी हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसी प्लेस होल्डर इमेजेस यूज करता हूँ। ये एक्चुअली में ये भी एक सीडीएन है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब बहुत ढूंढने के बाद ही मुझे मुझे मिला है। आप लोग इसका यूज करके चाहो तो किसी भी हाइट का इमेज ऐसे ही जनरेट कर सकते हो। जैसे जस्ट ये लिंक इसके अंदर है 500 बाय 500 500x500। अगर मैं ऐसे लिखूं तो 500 का एक इमेज हमारे सामने आ जाएगा। अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर कोई भी वर्सेटाइल इमेज, सपोज मुझे 100 नहीं 500 बाई 100 का एक इमेज चाहिए, 500 बाई 100। आपको अगर ऐसा ही इमेज चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा आपके गूगल पे, ठीक है। आप जस्ट इस सीडीएन का यूज करके जस्ट वन क्लिक में ये बना सकते हो। मैं अगर सेव करूं, देखिए 500 बाई 100 का एक इमेज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत वर्सेटाइल चीज है, आप लोग चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसे यूज करने के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स में ज्यादा काम आता है। कि अगर क्लाइंट आपको कोई इमेज डिले कर रहे हैं, मतलब डिले कर दे आपका कोई इमेज, तो आप लोग ऐसे प्लेस होल्डर इमेजेस वहां पे उसकी जगह पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं दिखाता ऑब्वियसली। तो ऐसे मैंने इमेज ऐड किया, ठीक है। तो मैं ऐसे 500 बाई 500 ही कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ मैं अगर चाहूँ इस इमेज टैग को सीएसएस की मदद से भी इसके हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे? मैं सीएसएस के अंदर जाऊंगा, जाने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज टैग बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फिर से बनाता हूँ एक इमेज सिलेक्टर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आज ही हमें पता चलेगा। आईएमजी लिखूंगा, मतलब किस टैग को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो इमेज टैग को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं पहले क्या करूंगा, सपोज मैं इसमें एक बॉर्डर ऐड करना चाहता हूँ। क्यों ऐड कर रहा हूँ आप लोग देख के, आपको देख के पता चलेगा। मैं करता हूँ 10px सॉलिड, सपोज ब्लैक ही रखते हैं, ठीक है। इमेज हमारा ग्रे है तो इसको ब्लैक ही रखते देते हैं। सेव करूंगा, हमारा इमेज कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बॉर्डर प्रॉपर्टी हमने बहुत बार पढ़ा है, तो बॉर्डर से हम लोग किसी भी चीज के चारों तरफ एक बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग अगर चाहें इस इमेज टैग को या फिर इस इमेज को हम लोग सीएसएस की मदद से भी इसके हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी ऐड करूंगा, ठीक है। विड्थ लिखने के बाद एंटर करो तो ऑटो कंप्लीट कर देगा VS कोड आपके लिए। इसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं जैसे इमेज कितने बाई कितना है, मतलब कितने पिक्सल बाई कितने पिक्सल का है। यहाँ पे देखिए 500 का विड्थ 500 है और इसका हाइट 500 पिक्सल है। अगर मैं चाहूँ इसको कैसे चेंज, देखिए मैं अगर इसका 200 पिक्सल ऐड करूँ, ठीक है। मैं जो इमेज का हाइट और विड्थ है जो ऑटोमेटिकली 500 था, मैं कि उसको मैनुअली 200 पिक्सल में करना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा मैं, इसको अगर लिखूं, लिखने के बाद अगर मैं सेव करूं, आप लोग देखो इमेज थोड़ा छोटा हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर 500 बाई 500 ऐसा रहेगा, क्योंकि इमेज का ओरिजिनल जो हाइट और विड्थ है वो 500 बाई 500 ही है। बस हमने इसके विड्थ को चेंज किया है, तो इमेज एचटीएमएल में ऑटोमेटिकली उस विड्थ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अगर आप लोग चाहो तो इसके अंदर एक मैनुअल हाइट भी दे सकते हो। हाइट के अंदर आप लोग अगर लिखो 500 पिक्सल, तो ये इमेज 200 पिक्सल वाइड और 500 पिक्सल टॉल हो जाएगा। लेकिन इमेज जो ओरिजिनल है वो ब्रेक नहीं होगा, वो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो इस इमेज को अगर आपको इस सीएसएस के बॉर्डर के हिसाब से अगर इसको मतलब जूम करना है या फिर छोटा करना है, तो आपको एक और प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। बट वो मैं अभी नहीं सिखा रहा, क्योंकि वो पहले इमेज टैग को अच्छे से यूज करना सीख लें उसके बाद, ठीक है। बट ऐसे ही हम लोग इमेज टैग के किसी भी इमेज टैग के विड्थ और हाइट को सीएसएस की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया या ना? चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? जल्दी। ओके, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे पास है मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन क्या काम करता है, आप लोग यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। मार्जिन का काम है गैप बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है। मार्जिन का काम क्या होता है, अगर आपके पास दो टैग है, अच्छे से आपके पास सपोज दो इमेज टैग्स हैं, ठीक है। उन दो इमेज टैग्स को अगर आप लोग साइड बाय साइड लिखो, जैसे मैं अगर इसी इमेज टैग को यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ, ठीक है, मैं अगर सेव करूँ, तो देखो यहाँ पे ये इमेज और ये इमेज दोनों साइड बाय साइड एकदम, थोड़ा सा गैप इसमें है, बट ये दोनों एकदम बाजू में आ रहे हैं एक दूसरे के। अगर आप चाहो तो इन दोनों में थोड़ा बहुत गैप बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे? आप लोगों को यूज करना पड़ेगा मार्जिन प्रॉपर्टी। ये इसको बोलते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी। मार्जिन क्या करता है, दो एलिमेंट्स के बाहर मतलब चारों तरफ एक इनविजिबल या फिर ट्रांसपेरेंट स्पेस ऐड कर देता है, जो हम लोग मतलब देख नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोग अगर इमेज टैग के अंदर जाके लिखो मार्जिन
मार्जिन लिखो 10 पिक्सल्स, ठीक है, 10 px। 10 px लिखने के बाद अगर आप इसको सेव करोगे तो एक चीज नोटिस करो, दोनों इमेज में थोड़ा बहुत गैप बढ़ गया है, ठीक है। ये दोनों इमेज साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी थोड़ा सरक मतलब खिसक गया है, और बीच में भी थोड़ा बहुत ज्यादा गैप आ गया है। क्यों? क्योंकि मार्जिन यही करता है, दो एलिमेंट्स के बीच में या फिर चारों तरफ एक गैप ऐड कर देता है, ट्रांसपेरेंट गैप, जो हमें दिखेगा नहीं खाली आंख से, ठीक है। इसको हम लोग कभी देख नहीं पाएंगे, ये ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग जस्ट इसके चेंज को देख पाओगे, मार्जिन कैसा ऐड हुआ है, क्या हुआ, वो आप लोग नहीं देख पाओगे। इसका देखने का एक और ट्रिक है, वो मैं बताऊंगा, बट उसको देखने के लिए आपको इंस्पेक्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद ये जो स्टाइल्स आपको दिख रहा है ना, ये स्टाइल देखो, इसके अंदर मार्जिन 8 पिक्सल दिखा रहा है, ठीक है। मैंने 10 पिक्सल ऐड किया है, फिर 8 पिक्सल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि HTML के अंदर बाय डिफॉल्ट मार्जिन कैलकुलेट, मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन पहले से ऐड किया हुआ होता है, इसीलिए मेरे को यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है 8 पिक्सल, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जाकर भी मार्जिन पैडिंग चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे पैडिंग 0, कंटेंट मेरा कितना है वो, तो एक सेकंड, ये तो मेरा पूरे बॉडी का मार्जिन है, तो मुझे शायद यहाँ से जो इमेज टैग है उसके मार्जिन को अगर चेक करना है तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा इमेज टैग, यस। अभी हम लोग मार्जिन चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मार्जिन है 10 पिक्सल, बॉर्डर है 10 पिक्सल, इसके अंदर पैडिंग है 0, मतलब पैडिंग कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग मार्जिन बॉर्डर देख सकते हो, पैडिंग अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया तो ये आप लोग नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो पैडिंग ऐड करोगे तो इसके अंदर पैडिंग दिखा देगा कि उस एलिमेंट में कितना ज्यादा पैडिंग है। समझ में आया मार्जिन कैसा दिखेगा? मार्जिन कुछ अभी अगर मैं अपने माउस को होवर करूँ इसके ऊपर, देखो मार्जिन मेरे को दिख रहा है साइड में, ठीक है। ये मार्जिन मेरे को साइड में दिखा रहा है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ क्या ना, मार्जिन दिख रहा है? कुछ ग्रे या फिर पीच कलर का आ रहा है मार्जिन साइड में, हाँ या ना, दिख रहा है ना? एनीबडी, कोई भी अगर बता पाए तो। दिख रहा है? ओके, ये है मार्जिन, ठीक है। मार्जिन को आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हो, यस, बेज कलर बोलते हैं, यस माय बैड, ठीक है। तो मार्जिन को आप लोग यहाँ से देखोगे, ये है बॉर्डर, बॉर्डर आपको यहाँ से दिखेगा, ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर आप लोग दिख रहा है ये, और पैडिंग अभी हम लोग ऐड करेंगे। ये है मार्जिन जो एलिमेंट के चारों तरफ अप्लाई होता है, ठीक है। ये गया एक चीज। अतुल जी बोल रहे हैं सर बाउंस मार रहा है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाउंस मार रहा है तो सर अभी ये इसके लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तो आपको हेल्प डेस्क से ही बात करना पड़ेगा। आप चाहो तो प्रीवियस कुछ टॉपिक्स आप लोग थोड़ा बहुत उनसे बात करके समझ सकते हो उसके, या फिर गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। पीपीटी आपके पास है, पीपीटी देखो, मतलब जो प्रेजेंटेशन से मैं पढ़ाता हूँ वो देखो, वहां से जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो जस्ट गूगल करो, आपको वहां से सब मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पैडिंग प्रॉपर्टी। मार्जिन हमारे एलिमेंट के चारों तरफ अप्लाई होता है, तो पैडिंग कहाँ अप्लाई होता है, कौन बता पाता है? देखता हूँ। मार्जिन हमारे एलिमेंट के चारों तरफ अप्लाई होता है, बट पैडिंग कहाँ अप्लाई होता है, कौन बता पाता है? देखिए, बताइए, पैडिंग कहाँ अप्लाई होगा? ये इनसाइड द एलिमेंट्स, यस, ठीक है। मतलब बॉर्डर के अंदर वो अप्लाई, ठीक है। इनसाइड मतलब बॉर्डर के अंदर। अगर आपको मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड करके दिखाऊं, सपोज मैं यहाँ इसको साइड कर लेता हूं, एक सेकंड। मैं इस इमेज टैग के अंदर ही एक काम करता हूँ, इस इमेज को जो मैं विद ऐड किया है इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। बहुत गंदा दिख रहा है ये, सेव करूंगा। देखिए यहाँ पे दो इमेजेस मुझे दिख रहा है। अभी अगर मैं इस इमेज के अंदर कुछ पैडिंग ऐड करूं, ठीक है, पैडिंग लिखने के बाद एंटर करो, ऑटो कंप्लीट कर देगा। इसके अंदर आप लोग लिखो 10 पिक्सल या फिर 20 पिक्सल, जो भी है, 20 पिक्सल पैडिंग लिखो, सेव करो। पैडिंग आपको दिखेगा। पैडिंग कहाँ दिख रहा है अभी? ये मेरा है इमेज या फिर कंटेंट, इसको बोलते हैं कंटेंट, मतलब जो एक्चुअल हमारा कंटेंट है। इमेज टैग के अंदर एक्चुअल कंटेंट क्या होता है? एक इमेज होता है, ठीक है। तो पैडिंग आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? पैडिंग आप लोग नोटिस करो, इस इमेज के बाहर एक व्हाइट कलर का फ्रेम, मतलब एक कुछ बोल सकते हो बॉर्डर जैसा आ गया है, ठीक है। ये गैप है, ठीक है। बॉर्डर हमारा ब्लैक कलर का है, ये वाला बॉर्डर, इसके बीच में और कंटेंट के बीच में देखो एक गैप आ गया है। इसी गैप को हम लोग बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। इसको मैंने पिछले दिनों अच्छे से दिखा नहीं पाया था, बट अभी दिखा रहा हूँ। ये है पैडिंग, जो हमारा कंटेंट होगा और जो बॉर्डर होगा हमारा, उसके बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं पैडिंग। आप लोग पैडिंग इंक्रीज करो, सपोज मैं 50 पिक्सल करता हूँ या फिर 50 पिक्सल 60 पिक्सल करता हूँ, सेव करूंगा, तो आप लोगों को पैडिंग बहुत ज्यादा दिखेगा, क्योंकि 60 पिक्सल पैडिंग ज्यादा ही होता है। तो आप लोगों को अभी पैडिंग दिख रहा है, जो ये व्हाइट कलर का आप लोग दिख रहा है कंटेंट और बॉर्डर के बीच में, ये है हमारा पैडिंग। अभी हम लोग नॉर्मल पैडिंग देख रहे हैं जो चारों तरफ अप्लाई होता है। आप लोग चाहो तो पैडिंग को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से, या फिर पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, ऐसे किसी भी पैडिंग को स्पेसिफाई कर सकते हो कि किस तरफ आपको पैडिंग चाहिए। मार्जिन का भी सेम है, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग में ये चीज अप्लाई होता है, बट अभी जस्ट इसके लिए दिखा रहा हूँ कि तरफ कैसे मार्जिन, चारों तरफ से मार्जिन और चारों तरफ कैसे पैडिंग ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग तो ये भी ऐड कर सकते हो।
क्लियर है? पैडिंग पैडिंग आपको साइड बाय साइड दिख रहा है यहाँ पे, तो मार्जिन आपको दिखेगा नहीं, बट पैडिंग आप लोग नोटिस कर पाओगे कि पैडिंग ऐड का हुआ है, ठीक है। पी टैग में पैडिंग होगी, हाँ ऑब्वियसली होगी, हर एक टैग में पी टैग, हाँ वो ब्लॉक लेवल टैग उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन पैडिंग और मार्जिन के भी कुछ सोचने हैं, जैसे इनलाइन टैग्स में वो अप्लाई नहीं होता, ठीक है, ये आपको बाद में बताता मैं, बट इनलाइन टैग्स में मार्जिन और पैडिंग अप्लाई नहीं होता, ठीक से क्या अप्लाई नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? पैडिंग हैंडल्स कर दो, अगर तो एक हैंडल्स कर दो, ठीक है, बार बार लिखने को नहीं बोलूंगा, आप लोग हैंडल्स कर सकते हो, ठीक है, ओके थैंक यू। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास, एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हम लोग कैसे बिल्ड करेंगे, हम लोग एक छोटा सा प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है, जिसको कॉलम्स, हम लोग सीएसएस के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज करके कुछ ऐसा फॉर्मेट हमारे वेबसाइट का बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतने सारे इमेजेस का जुगाड़ करना पड़ेगा, तो करता हूँ, तो इसको आपको भी बिल्ड करना है, आपको भी बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग, तो ये देखिए पूरा रेस्पॉन्सिव सिस्टम होगा, तो देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है, कैसा करना है, कैसे करना है, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, आज है डे 12 और क्या किया, सपोज रेस्पॉन्सिव इमेजेस, रेस्पॉन्सिव एमजी, ठीक है, रेस्पॉन्सिव आईएमजी ओपन करते हैं। इसके अंदर मैं पहला लिख देता हूँ क्विकली, इसके अंदर मैं index.html लिखूंगा, JTML नहीं HTML, सॉरी HTML। उसके बाद एक style.css, इसको हम लोग ऐड करेंगे, और इसको गो बैक कर लेता हूँ जस्ट अ सेकंड, ये यहाँ क्यों ओपन हो रहा है, ओके गो बैक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको लिंक कर लेते हैं क्विकली, तो लिंक कोलन CSS ऐड हो गया, ठीक है। अभी हम लोग कुछ इमेजेस लाते हैं गूगल से, कैसे हम लोग उसको लाएंगे, आपको पता है, गूगल में जाओ, मैं यूज करता हूँ, अगर स्टॉक इमेजेस आपको पसंद है, मतलब अच्छे क्वालिटी के इमेजेस आपको अगर पसंद है, तो आप लोग यूज कर सकते हो अनस्प्लैश, ठीक है। अनस्प्लैश पे जाओ, यहाँ पे जाके आप लोग सर्च करो unsplash.com, ये शायद किसी को सबको पता है, अनस्प्लैश पता है ना, या ना चैट में लिखो, ये वाला वेबसाइट देखा है कभी वॉलपेपर डाउनलोड करते टाइम, ठीक है, पिक्सल बे भी है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अनस्प्लैश बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टॉक इमेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, कुछ कोई भी इमेज, ठीक है, आप लोग सर्च करो यहाँ पे बाइक, ठीक है, तो जैसे मैं सर्च करता हूँ बाइक्स, या फिर मोटर बाइक्स, ठीक है, देखते हैं, देखिए यहाँ पे बाइक्स के इमेजेस आ गए, बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस होते हैं, ये सारे स्टॉक इमेजेस है, ठीक है, मतलब ये सारे लाइसेंस्ड इमेजेस है, ये इनको आप लाइसेंस के बिना किसी भी वेबसाइट पे डिप्लॉय नहीं कर पाओगे। तो हम लोग जस्ट इसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट हम लोग चाहे तो इसमें से कुछ इमेजेस उठा सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो हमारे HTML, हमारे पास जो HTML टैग है, इसमें मैं एक इमेज टैग ऐड करता हूँ। इमेज टैग कितना चाहिए, सपोज मुझे 10 इमेज, तो मैं ऐसे 10 इमेज टैग, इमेज इंटू 10 लिखूंगा, तो 10 इमेज आ जाएगा हमारे पास। तो इसको मैं काम करता हूँ, इसको फॉर्मेट करता हूँ, ये फॉर्मेटिंग पता नहीं क्यों नहीं देता VS कोड ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग, तो ये मुझे मैनुअली करना पड़ता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ ये सर, एक सेकंड, ओके ये हो गया ठीक, ओके। तो इसके अंदर हम लोग कुछ 10 इमेजेस ऐड करेंगे, चलिए, तो मैं यहाँ से पहले इसको ऐड करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ से जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। फिर हम लोग एक और इमेज उठाते हैं, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस पेस्ट, ठीक है। एक और इमेज उठाते हैं, ये कौन सी बाइक है, ट्रायम्फ का है, हाँ डुकाटी पैनिगाले, अगर किसी को पता है, मुझे बहुत पसंद है पैनिगाले, ठीक है। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट क्या है, स्कूटर्स, आई डोंट लाइक इट, ये शायद सुजुकी है, ओके सुजुकी, नो इशू। हार्ले मुझे पसंद नहीं है, नेक्स्ट हार्ले, नहीं नहीं नहीं, ओ H2R, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, H2, सॉरी H2 पता है, किस किस को पता है H2, कावासाकी H2, सर शुरू से बताओ, अभी तक कुछ शुरू नहीं किया हमने, जस्ट कुछ इमेजेस ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो आप यहाँ से ही देखो। CBR, ये शायद 600 RR है, कोई बात नहीं, इसको भी ऐड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, हार्ली मुझे पसंद नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, BMW, कोई बात नहीं, Z900 फेवरेट है, ओके वेरी गुड, मेरे यहाँ पे है Z900 एक भैया का, मतलब वो यूट्यूब है जो भी, बट है, नहीं है, नहीं है, नहीं पसंद, कुछ और भी दिखाओ यार, ठीक है, हार्ली से तो बेहतरी है,
निंजा H2X H2RX, ओके। H2RX होता है कि H2SX होता है, मुझे नहीं पता, शायद SX होता है। नेक्स्ट, नहीं, ओ जिक्सर, ओके। GSX-R 1000, ये कैसे आ रहा है? ये पवन जी एक अनस्प्लैश नाम का वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ से जाके आप स्टॉक इमेजेस उठा सकते हो, बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे मिलते हैं। तो आपको ये वेबसाइट यूज करना पड़ेगा अगर आप इमेजेस अपने वेबसाइट में कर सकते हो। तो मैंने कुछ इमेजेस ऐसे ही ऐड कर लिए हैं, तो शायद कुछ इमेजेस भी आए हैं, सेव करूंगा। ओके, इमेजेस आए हैं, कुछ इमेजेस हमारे पास नहीं आए हैं, देखते हैं। नहीं, सभी आ गए शायद। देखिए कितना हाई क्वालिटी का इमेज है, ये सारे स्टॉक इमेजेस है, मतलब ये सारे लाइसेंस करने पड़ते हैं, ठीक है। ये कैसे आ रहे हैं? ले मी विद जीरो बाइक नॉलेज, कोई बात नहीं सिमरन जी, वो कभी ना कभी समझ ही जाओगे, ठीक है। तो हमने जस्ट इमेज के बारे कुछ इमेज टैग्स हमने यूज किया है, उसके अंदर हमने कुछ अनस्प्लैश से या फिर कहीं से गूगल से भी आप लोग इमेज उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कुछ इमेजेस यहाँ पे उठा लिया है, एक सेकंड दिखा दूं। ओके, ठीक है, इमेजेस आ गई हैं, देखते हैं एक बार। ऑलराइट, इमेजेस आर हियर, ठीक है, बहुत ही हाई क्वालिटी के इमेजेस है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज को थोड़ा बहुत प्रीवियसली स्टाइल करते हैं, ठीक है, मतलब में हम लोग विद ऐड करेंगे, जो कि होगा, अभी मैं विद का एक परसेंटेज यूज करूंगा, तो आप लोग पिक्सल भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे करता हूँ 100%, ठीक है, सेव करते हैं। तो अभी हमारा जो इमेज होगा वो सारे इमेजेस मेरे व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ये सारे मतलब अपने आप को सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे व्यू पोर्ट कितना है, मेरे मेरे वेबसाइट में ये व्यू पोर्ट इतना है, मेरा जो वेबसाइट है इतना चौड़ा है। तो अगर मेरा वेबसाइट मतलब पूरे स्क्रीन में आप लोग देखोगे हर एक इमेज थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, मतलब ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये वेबसाइट के बाहर नहीं जाएगा इस बार, ठीक है, लेकिन इमेजेस थोड़े स्ट्रेच हो रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे 100 पिक्सल अगर ऐड करो, 100% अगर आप लोग ऐड करो इमेज के अंदर, तो ये इमेज आपके व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग अपने विद और हाइट को सेट करेगा, देखिए, ठीक है। अभी थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, आप लोग चाहो तो इसका कंट्रोल भी कर सकते हो, बट वो बात की बात, ठीक है, हो गया। हम लोग क्या करेंगे इस इमेज के अंदर, इस इमेज टैग को, अभी डिफ टैग का एक काम बताता हूँ आपको, शायद इस डिफ टैग को हम लोग यूज करेंगे, और इस डिफ टैग का जो एंडिंग टैग होगा उसको हम लोग सारे इमेजेस के बाहर ऐड कर देंगे, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। ओके, हम बैक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इस इमेज के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल डॉट डिफ बनाना वाला, ये सब समझना है क्या, डिफ टैग को जस्ट इमेज के ये समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं बताइए पहले। मैंने जस्ट एक डिफ टैग लिया, सारे इसको उनमें जस्ट रैप कर, हाँ या ना समझ में आया कि नहीं बताइए, ठीक है, इजी चीज है, जस्ट तो हम लोग पिछले दिनों करते आ रहे हैं वही। तो हम लोग इस डिफ को थोड़ा बहुत डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या डिजाइन करना है वो मैं बता दूं आप लोगों को। इस डिफ टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे डिव लिखूंगा। डिव लिखने के बाद यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स में हम लोग क्या लिखते हैं देखते हैं, एक सेकंड। अगर मैं कॉलम्स लिखूं, ऑटो, ऑटो में शायद ये नहीं होगा, एक सेकंड। कॉलम्स अगर करें टू, ओके, तो अगर मैं कॉलम करूं टू, देखते हैं मेरा पूरा वेबसाइट जो होगा वो दो कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखो, ये वेबसाइट के अंदर सारे इमेजेस अपने हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग, अपने हाइट और विड्थ देख लो एक बार, इसके अकॉर्डिंग सारे इमेजेस एक दूसरे से, मतलब गैप भी है, बट ये इमेजेस मतलब
फट भी नहीं रहा। एक अगर मैं सिंपली बताऊं, ठीक है, ये इमेजेस अपने हाइट और विड्थ को मेंटेन करके दो कॉलम से डिवाइड हो गया है। ठीक है, मेरा वो जो वेबसाइट होगा ये कभी मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर मैं इसको छोटा भी करूं पूरे वेबसाइट को, तो आप लोग देखो सारे इमेजेस अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिव हो गए हैं। मतलब ये पूरा जो वेबसाइट है, ये अगर आप बड़ा भी करोगे अपने वेबसाइट को तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अगर आप छोटा भी करोगे तो सारे इमेजेस ऐसे अपने आप को सेट कर लेंगे अपने हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग। कोई इमेज देखो थोड़ा लंबा है, ठीक है, ये अपने जगह पे है। कोई इमेज एक थोड़ा सा और लंबा है, ये अपनी जगह पे है। लेकिन गैप जो है हमारे इस वेबसाइट में वो बहुत मिनिमल है। ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी इमेज एक दूसरे से ज्यादा गैप लेके नहीं है, पूरा एकदम टाइट सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, रेस्पॉन्सिव हो गया है, हाँ काइंड ऑफ। ठीक है, इसको रेस्पॉन्सिव पूरा नहीं बोलेंगे, तो आप लोग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे शायद एक और प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये ट्रायल एंड एरर का खेल है। तो यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ थ्री, देखते हैं थ्री कॉलम में अगर डिवाइड करें तो आपका वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसका शायद एक ऑटो या फिर कुछ इनहेरिट प्रॉपर्टी होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड मैं देख लूँ। इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, ओ माय गॉड, जीरो नहीं, इनहेरिट। इनहेरिट करूंगा काम नहीं करेगा शायद, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को इनहेरिट करेगा, नहीं इनहेरिट नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे पर्सनली कॉलम से आना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं सर? अपने हिसाब से सेट करना हो तो बताओ। पवन जी समझ नहीं आया सर। ये सिंगल लाइन कोड सेट हो गया है पिक्चर वाला, हाँ ठीक है, ये जस्ट एक ही लाइन में आप लोग अपने इमेज को अपने वेबसाइट में ऐसे सेट कर सकते हो, कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। ये सिर्फ इमेज में काम नहीं करता, टेक्स्ट के लिए भी ये सेम है। ठीक है, तो आप लोग इमेज टेक्स्ट कुछ किसी भी चीज के लिए ऐसे ऐड कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तीन कॉलम्स में डिवाइड करूँ तो मेरा वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं ऐसे जूम आउट करूँ तो एक प्रॉपर्टी था मुझे, कॉलम्स तो वो उसका नाम है, एक सेकेंड। कॉलम जो है हमारे पास, इसका एक हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी होता है शायद, कॉलम काउंट और कॉलम विड्थ। अपने हिसाब से पिक्चर को सेट करे तो कैसे होगा, वो आपको मीडिया क्वेरी यूज करना पड़ेगा, फिर वो रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन एक लाइन में अगर आपको किसी भी इमेज को सेट करना है, जैसे मैंने मेरे पूरे वेबसाइट में इमेजेस को दो ग्रिड में मतलब दो कॉलम में डिवाइड कर दिया, इसका एक वर्क अराउंड भी है। मतलब आप चाहो तो इस इमेज को, मतलब जब छोटा स्क्रीन होगा तब एक इमेज आएगा, थोड़ा बड़ा होगा स्क्रीन तीन इमेजेस आएंगे, दो इमेजेस आएंगे, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आता है जो मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड, मैंने यूज तो किया था बट दो कॉलम में डिवाइड मैं कर रहा हूँ। ओके वेरी गुड, एक सेकंड रो में लेके दिखाओ। ओके जस्ट अ सेकंड। अगर मैं यहाँ पे कॉलम विद टू और इसको ऑटो करूँ, शायद ये ऑटो हमारे पास जो होगा, ये नहीं, एक सेकंड, ऑटो टू कुछ ऐसा ही नाम था इसका, नहीं नहीं नहीं, जस्ट अ सेकंड। अगर किसी को मिले तो चैट बॉक्स में मुझे बताना कैसे हम लोग इसको फिक्स करते हैं। एक सेकंड में गूगल करके आया। हम लोग मेनली इसको यूज करते हैं, हाँ मैं बता दूं, ये टेक्स्ट के लिए यूज होता है। मतलब एक वेबसाइट के अंदर आपने कई बार देखा होगा कि कोई टेक्स्ट दो कॉलम में डिवाइडेड है ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो इसको हम लोग इमेज के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट अ सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। ओके, मुझे पता चल गया कैसे करना है। इसके अंदर हमें एक्चुअली पिक्सल में वैल्यू प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, 300 पिक्सल। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो अभी देखो मेरा जो पूरा वेबसाइट है ये अपने आप ही खुद को सेट कर रहा है। जैसे मेरा वेबसाइट अगर इतने स्क्रीन में आ रहा है तो तीन कॉलम में डिवाइड हो गया मेरा पूरा वेबसाइट। अगर मैं पूरे सिस्टम को या फिर पूरे वेबसाइट को, अब देखो अगर मैं थोड़ा जूम करूं, मतलब श्रिंक करूं अपने वेबसाइट के विड्थ को, तो आप लोग एक चीज नोटिस करो, जैसे ही ये थोड़े बड़े स्क्रीन से थोड़े छोटे स्क्रीन पे हिट किया इसने, तो ये दो कॉलम में डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर मैंने इसको फिर थोड़ा छोटा किया, देखो देखते जाओ, ये एक कॉलम में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके मदद से आप लोग किसी भी इमेज को रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिकली एक लाइन में बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ किया है। देखो मैं अगर इसको मतलब कट कर दूं, अभी देखो मैं अगर अपने स्क्रीन को छोटा करूंगा तो इसको ये एक एक रो, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कॉलम में आएगा। ठीक है, फिर अगर आपको इसको थोड़ा, ये स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा होगा तो ये दो कॉलम में डिवाइड होगा।
अगर ये थोड़ा और भी बड़ा हो जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, आपको 3 कॉलम में डिवाइड होता हुआ दिखेगा। ठीक है, रो के लिए आपको शायद ग्रिड यूज करना पड़े। ठीक है, रो का अगर कोई प्रॉपर्टी होता है तो मैं चेक करता हूँ, रोज नहीं, रोज नाम का कोई प्रॉपर्टी सीएसएस में नहीं है। ग्रिड रो स्टार्ट है। ठीक है, ग्रिड में आप लोग चाहो तो इसको और मॉडिफाई कर सकते हो। ये जस्ट एक लाइन में अपने सीएसएस के यूज करके मतलब आप किसी भी इमेज का ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो या फिर इमेज को रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। मैंने वो दिखाने के लिए डेमोस्ट्रेट किया है। जस्ट डिव, उसके अंदर कॉलम्स, और कॉलम्स के अंदर आपको अगर 300 पिक्सल पसंद नहीं है तो 400 पिक्सल कर सकते हो। तो ये इमेज जो होगा वो थोड़ा और जगह लेगा। ठीक है, तो ये पिक्सल में प्रॉपर्टीज आप डिवाइड करके अपने इमेजेस को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 100% दूँ, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा ट्वीक करना भी जरूरी है। अगर 100% करूँ, नहीं ये तो फिर पहले जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, 500 पिक्सल करता हूँ। 500 पिक्सल अगर करूँ तो अभी थोड़ा दिख रहा है कि पूरे बड़े वेबसाइट में ये कुछ ऐसे डिवाइड हो रहा है 3 कॉलम्स में। अगर मैं पूरा स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा करूँ, 2 कॉलम में आएगा। अगर थोड़ा और बड़ा करूँ, 3 कॉलम में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि कैसे इसको करना है। देखिए, ये 2 कॉलम, 1 कॉलम, फिर ये 1 कॉलम तक ही रहेगा, ताकि आपके इमेजेस कभी डिस्ट्रॉय ना हो। कितना सीएसएस हमने लिखा, मुझे एक्चुअली में इसके अंदर पिक्सल में वैल्यू दिया, ये मैं भूल गया था। मैं कॉलम मुझे डिवाइड करना है। तो आप अगर यहाँ पिक्सल प्रोवाइड करोगे, मतलब कितने पिक्सल में आपका इमेज टोटली डिवाइड होगा। ठीक है, कॉलम में उतने पिक्सल का वैल्यू कैलकुलेट करके इसको रेस्पॉन्सिव बना देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये बहुत हैंडी ट्रिक है। आप अगर सारी इमेजेस ऐसे ऐड कर कोई गैलरी एप्लीकेशन बना रहा है तो आपको फिर ये अगर आप लोग यूज करोगे तो लाइंस, मतलब 10-15 लाइन सीएसएस लिखने से आपको आप बच जाओगे सिंपली एक लाइन से। ठीक है, तो एक लाइन यूज करो, 10-15 लाइन से मुक्ति, सिंपल चीज। ठीक है, तो इसको यूज करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे इमेजेस, कोई भी इमेज आप लोग ऐसे रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। ये सिर्फ इमेज के लिए अप्लाई नहीं होता, ये मेनली टेक्स्ट के लिए अप्लाई होता था पहले, बट अभी शायद सीएसएस का अपडेट आने के बाद ये इमेजेस पे भी अप्लाई हो रहा है। समझ में आया बात, हाँ या ना बताओ। ये ट्राई करोगे, कौन कौन ट्राई करेगा एक बार चैट में बताइए तो। समझ में आया? बहुत हैंडी फीचर है। ठीक है, ये बहुत हैंडी है, मतलब आप लोग जहां भी यूज करोगे वहां पे ही आपका ये काम कर देगा ऑटोमेटिक। ये ब्राउजर कैलकुलेट करता है, आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग ऐसे कोई भी चैट या फिर गैलरी एप्लीकेशन बना सकते हो। कॉलम की शक्ति लाइंस ऑफ कोड से मुक्ति, यस गौरव जी, परफेक्ट। इसको तो संगीत में भी होना चाहिए सर, समझ में अच्छे से। ओके ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा अतुल जी, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप हेल्प डेस्क से बात करो, वो आपको समझा देंगे। ठीक है, सुप्रकाश जी, आप अगर सुन रहे हो तो ट्राई करो इनको समझाने के लिए जो जो इनको प्रॉब्लम है। ठीक है, आप अगर हो यहाँ पे एक बार ओके लिख दो चैट में, मैं देख लूँ। ठीक है, तो अतुल जी आपको कोई दिक्कत नहीं है? हाँ है, वो कार्तिक पाल, वो ही हमारे उसी अकाउंट का नाम है सुप्रकाश। तो आपको वो पढ़ा देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप उनसे कांटेक्ट कर लेना। वो जो हेल्प डेस्क के नंबर में सुप्रकाश पाल नाम का एक नाम दिखता है ना, वो उसको कांटेक्ट करना। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से समझा देंगे। ओके, चलिए फिर आगे बढ़े। सर वो मैसेज ही सीन नहीं करते हैं, कौन कौन मैसेज सीन नहीं करता है? हेल्प डेस्क वाले। आपको उन्हें कॉल करना पड़ेगा, मैसेज करोगे तो वो भी बिजी रहते हैं ना। आप उन्हें डायरेक्ट कॉल करो, अगर वो फ्री होंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। यस, कॉल कीजिए सर। ओके, कॉस्टॉफ इज हियर, नाइस टू सी यू कॉस्टॉफ, बट ओके। सर मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। ओके, तो किसको मैसेज किया था अतुल जी, मुझे नहीं पता, बट आपको यही करना है। ठीक है, आपको कॉल करना है, डायरेक्ट कॉल करोगे तो वो लोग फ्री होंगे तो आपको प्रॉब्लम वही सॉल्व कर देंगे। एनी डेस्क पे लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया? कॉलम्स, कॉलम समझ में आ गया, हाँ या ना? चैट में बताओ। एक बार लास्ट सुन लो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैं बताता हूँ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं वो है हमारे पास सिलेक्टर। ठीक है, सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। सिलेक्टर अगर आपका स्किप हो गया, जो जो यहाँ पे है, सिलेक्टर अभी 3-4 दिन तक चलेगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा सिलेक्टर मिस मत करो। सिलेक्टर अगर मिस हो गया तो आपको सीएसएस का कुछ भी समझ नहीं आएगा। समझ नहीं बोल रहे 300 पिक्सल के अलावा कुछ और लिख सकते हैं क्या? आप ट्राई करके देखो। 300 पिक्सल वो एक हार्ड कोडेड वैल्यू है, लेकिन वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है ब्राउजर में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या करेगा? सिलेक्टर हमारे को मतलब हमें मदद करेगा किसी भी टैग को सिलेक्ट करने के लिए। जहाँ यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक बॉक्स ऑफ टॉयज है। ठीक है, मतलब इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे टॉयज या फिर खिलौने हैं। तो आप लोग अगर चाहो
कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें से जो टेडी बेयर है वो मुझे निकाल के दो, सिंपल चीज है, एक बॉक्स ऑफ मतलब कुछ खिलौने हैं आपके पास, उसमें से बहुत सारे खिलौनों में से मैं बोल रहा हूँ कि जो टेडी बेयर आपको दिख रहा है वो मुझे निकाल के दो, तो आप लोग कैसे पहचानोगे कि कौन सा वाला टेडी बेयर है, या फिर आपको कैसे पता चलेगा किसको बुलाना है या फिर किसको इसमें से निकालना है? तो उसको ही हम लोग सिलेक्टर बोलते हैं। मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स में से या फिर बहुत सारे कंटेंट में से हम लोग किसी एक चीज को या फिर किसी एक ही चीज को अभी समझते हैं, किसी एक चीज को अगर हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग यूज करेंगे सिलेक्टर। ठीक है, जैसे मैंने क्या सिलेक्टर अभी तक यूज किया है, हमने टैग के नाम से कोई सिलेक्टर यूज किया है, जैसे इमेज टैग के लिए IMG सिलेक्टर, डिफ टैग के लिए डिफ सिलेक्टर या फिर डिफ सिलेक्टर ऑब्वियसली। अगर आपके पास कोई और भी टैग हो, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अगर सपोज पी टैग है तो पी सिलेक्टर आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब टैग के नाम से हमने सिलेक्टर यूज किया है। ठीक है, इन सिलेक्टर्स को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, इसका एक नाम है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, बट इन्हें बोलते हैं हम लोग एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, बट हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत मतलब हैंडी सिलेक्टर्स हैं, आपको वो देख के समझ में आएगा। सर वेबसाइट का लेआउट कब बनाएंगे भैया? वो अभी टाइम है, बूटस्ट्रैप जब सीखेंगे उसके बाद। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टर क्या है समझ लेते हैं। सिलेक्टर है एक बॉक्स ऑफ टॉयज, ऐसे समझो। लेकिन इसको हम लोग अगर रियल लाइफ एग्जांपल से समझे, मतलब HTML में इसको कैसे समझेंगे, बहुत सारे टैग्स हैं आपके पास, ठीक है, उसमें से आपको जस्ट एक टैग अगर चूज करना है तो उसको चूज कैसे करें, उसको ही हम लोग सिलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, CSS के अंदर ऐसे सिलेक्टर्स बहुत सारे हैं, तो एक एक सिलेक्टर को अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है, क्या क्या लिखा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इन अदर वर्ड्स द सिलेक्टर इज टू सिलेक्ट सम टैग्स अमॉन्ग द मेनी टैग्स इन HTML एंड स्टाइल देम। मतलब हम लोग बहुत सारे टैग्स में से कुछ टैग्स को सिलेक्ट करेंगे और उसको स्टाइल करेंगे, इसको ही सिलेक्टर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले हमारे पास दो सिलेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे बंगाली में लिखा है, माइंड मत करना। तो हम लोग दो सिलेक्टर पहले पढ़ेंगे, एक है ID सिलेक्टर और एक है क्लास सिलेक्टर। ठीक है, ID और क्लास। ID से क्या होता है, क्लास से क्या होता है, वो सब हम लोग देखेंगे, तो पहले ID पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहले जो टॉपिक है वो है ID सिलेक्टर। ID सिलेक्टर क्या है? आपके पास एक आधार कार्ड है, सबके पास, देखो हैंड रेस करो, किन किन के पास आधार कार्ड है, जरा हैंड रेस करके बताओ किस किस के पास आधार कार्ड है अभी। अगर नहीं है फिर प्रॉब्लम है, ठीक है, जो लोग हैंड रेस नहीं कर रहे हो उनको फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, सभी के पास होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया एज अ गवर्नमेंट बोलती है, तो हमें वो बनाना ही पड़ता है। तो आपके पास जो आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड से क्या मतलब, आप लोग क्यों यूज करते हो उसको? कौन बता पाएगा? गौरव जी ने लिखा यूनिक आइडेंटिटी, यस। वो आधार कार्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सके कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मेरा बर्थ डेट ये है, मैं मेल या फीमेल, ऐसा ऐसी चीजें। ठीक है, तो उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? सिंपल चीज है, यूनिक आइडेंटिटी के लिए। मतलब मेरा जो आधार कार्ड होगा और आपका जो आधार कार्ड होगा वो कभी सेम नहीं होगा। मतलब उसमें एक आईडी रहता है, आधार कार्ड में अगर नोटिस किया होगा आपने, उसमें एक आईडी रहता है, आधार कार्ड का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं उसको। ठीक है, वो आईडी हम लोग क्यों यूज करते हैं या फिर वो आईडी हमने क्यों प्रोवाइड किया गया? तो आईडी इसीलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि आपका आईडी और दूसरे का आईडी कभी मैच ना करे। मतलब वो आईडी से हम लोग क्या समझते हैं कि दोनों अलग पर्सन है। ठीक है, दोनों अलग, इसीलिए आधार में वो आईडी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आधार कार्ड को समझो एज अ आईडी प्रूफ। मतलब उस आधार कार्ड से आप खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि अगर कोई दूसरा आपको पहचानना चाहे तो उस आधार कार्ड को आप उसको हैंड ओवर करोगे, वो देख के समझ जाएगा कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो उस आधार कार्ड का ही सेम मतलब टेक्नोलॉजी तो नहीं है, बट वो कॉन्सेप्ट ही CSS के अंदर भी है, उसको हम लोग बोलते हैं आईडी सिलेक्टर। जैसे आईडी से आप लोग किसी इंडिविजुअल को देख के पहचान सकते हो कि ये वही पर्सन है, वैसे ही आईडी से हम लोग बहुत सारे टैग्स में से हम लोग किसी एक टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास, मैं इलस्ट्रेट करके दिखाता हूँ या फिर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बहुत मजा आएगा, देखना एक सेकंड। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास सपोज हम में से कितने लोग हैं यहाँ पे, मेरे को छोड़ के 23% है, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई एक पर्सन, ये कोई एक और पर्सन, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी होगा क्या, हाँ, Ctrl+D, तो डुप्लीकेट, फिर इन सबको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+D, फिर और डुप्लीकेट्स। ठीक है, ऐसे में कुछ कुछ चीजें डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको पूरे को कॉपी Ctrl+D करूँ, ठीक है, तो सपोज इतने सारे पर्सन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अगर काउंट में गलती हो तो माफ करना। तो इतने सारे लोगों में से सब हम लोग क्या है, पहले मैं सबसे पूछना चाहता हूँ हम लोग क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग क्या है एज अ, क्या बोलूं मैं, बायोलॉजिकली अगर मैं पूछूं आपसे कि हम लोग क्या है, ह्यूमन है, बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, क्या है हम लोग? ह्यूमन है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोवाइड किया गया है कि हम लोग ह्यूमन कैटेगरी के अंदर आते हैं, या फिर हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है सब
सब कॉमन एक चीज है, हम लोग ह्यूमन है, ठीक है, हम में ह्यूमैनिटी है। जाहिर सी बात है अभी वो नहीं है, बहुत लोगों में ह्यूमैनिटी अभी प्रेजेंट नहीं है, बाकी वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन हम लोग सारे ह्यूमन हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम खुद को खुद मतलब किसी से अलग कैसे करें, ठीक है। मैं ओइंदिल हूँ, आप में से किसी का नाम कुछ और है, ठीक है, आपसे दूर कोई बैठा है तो उसका नाम कोई और है, होमोसेपियंस, यस, नाम थोड़ा गलत हो गया वंशी, बट ठीक है। तो हम सारे ह्यूमंस हैं, सपोज ये सारे ह्यूमंस हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये सारे हैं ह्यूमंस, ठीक है, ये सारे जो जो बोले आपको दिख रहे हैं ये सारे ह्यूमंस हैं। तो इनमें से मैं यूनिकली आइडेंटिफाई करूं, अगर मैं कैसे करूंगा, सपोज मुझे इस ये वाला जो ह्यूमन है इसको मुझे बुलाना है, सपोज अगर इन सबके कोई नाम ना हो तो हम लोग कैसे बुलाएंगे इतने सारे ह्यूमंस में से, इसको सिर्फ यूनिकली कैसे बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे। अतुल जी ने बोला नाम देकर, ओके, नाम से पुकार सकते हैं, बट मैंने क्या बोला, इनका कोई नाम अभी तक नहीं है, ये सारे अभी जस्ट प्योर ह्यूमन फॉर्म में है, इनका कोई नाम नहीं है अभी। तो हम लोग इनको बुलाएंगे कैसे, आप लोग एक काम कर सकते हो, काउंट कर सकते हो कितने नंबर पे ये आदमी है, ठीक है। तो हम लोग काउंट करते हैं कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे 7, मतलब 15 नंबर, ठीक है, ऐसे समझो 15 नंबर, सॉरी 1 2 3 3 6 6 2 8 16 16 मैंने 13 नंबर पे, ठीक है, 13 नंबर पे ये बंदा है। तो मैं क्या बुलाऊंगा कि 13 नंबर पे जो बंदा है आओ बात करना है, ऐसे बोलूंगा। तो इसी प्रॉब्लम हमें ओवरकम करना है कि सब लोग ह्यूमंस हैं, इनमें से अगर किसी एक को हमें बुलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक यूनिक आईडी, सपोज एक आधार कार्ड, ठीक है, हमें ये इनको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक आधार कार्ड। आधार कार्ड का स्पेलिंग गलत है, सॉरी, आई गेस ऐसा ही होता है कि ऐसा होता है, पता नहीं, ठीक है। तो इन्हें हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा एक आधार कार्ड या फिर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपका भी है, जैसे गौरव जी लिख रहे हैं आधार या पैन कार्ड, तो उनका नाम गौरव, तो मैं अगर गौरव को बुलाऊंगा तो गौरव बोलेंगे, ठीक है। पवन जी है, अतुल जी भी है, तो इनका नाम यही आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो हम लोग सपोज HTML के अंदर अभी एक चीज समझो कि हमको समझ में आ गया है, हम सारे ह्यूमंस हैं, इनमें से यूनिकली अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमें या तो नाम देना पड़ेगा, को आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। बहुत बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे H1 टैग्स हैं हमारे पास, इतने सारे H1 टैग्स, ठीक है। इतने सारे H1 टैग्स में से मैं सपोज ये जो 4 नंबर पे जो टैग दिख रहा है इसको मैं रेड कलर का करना चाहता हूं, मैं कैसे करूंगा। इतने सारे H1 टैग्स हैं हमारे वेबसाइट में, इसमें से 4th नंबर पे जो H1 टैग इसको मैं रेड कलर का करना चाहता हूं, मैं कैसे करूंगा। सिलेक्ट सिलेक्ट करके, ओके, सिलेक्ट करके, ठीक है, एक मैंने लिया, कलर प्रॉपर्टी का यूज करके, ओके, इनलाइन CSS, ये अच्छा है, बहुत बढ़िया। बट मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल या इंटरनल। मैं इस फोर्थ H1 टैग को कैसे सिलेक्ट करूंगा और उसको कैसे मैं कलर करूंगा, कौन सा बात है। सिंपल बात है, आईडी सिलेक्टर पढ़ रहा हूं तो आईडी सिलेक्टर यूज करूंगा। ये प्रॉब्लम को पहले समझ लेते हैं कैसे करना है। सपोज ये जो प्रोजेक्ट नहीं है, मैं प्रोजेक्ट तो नहीं बोलूंगा, ये एक एक्सरसाइज आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है, जस्ट मैं दिखाने के लिए इसको यूज किया है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे H1 टैग्स बनाता हूँ, एक सेकंड, सेव करते हैं। H1 इनटू करूंगा सपोज 10, ठीक है, 10 H1 टैग्स हैं, इन अंदर मैं क्या करूं, कंट्रोल डी करूंगा या फिर शिफ्ट डी, नहीं सॉरी, एक सेकंड, इनमें से सबके अंदर मुझे कुछ लिखना है, शॉर्टकट होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं यूज करता हूँ कमांड डी या फिर ऑप्शन डी, ऐसा कुछ होता है मैक में, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ सपोज हाय आई एम H1 टैग, सपोज ऐसे में लिख रहा हूँ, सेव करते हैं, फुल स्टॉप, सेव। तो हमारे पास कितने टैग्स हैं, 10 H1 टैग्स हैं। तो इनके अंदर से सपोज मुझे 4th नंबर का जो टैग है इसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके मुझे इसको कलर करना है, ठीक है। तो इसको हमें कैसे करेंगे, एक पवन जी ने बोला है, एक जन ने बोला है कि सिलेक्ट करके, ओके। तो हम लोग इतने सारे H1 टैग्स में से एक को सिलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा H1, लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, ठीक है, इसके अंदर मैं सपोज लिखता हूँ रेड, देखो क्या होता है, सारे H1 टैग्स ने ये कलर अडेप्ट कर लिया। मैंने जस्ट इसको H1 नाम से बुलाया, सपोज ये सारे इंसान है, ठीक है, इतने सारे इंसान है हमारे पास, तो इन इंसानों को मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि जो इंसान यहाँ पे है वो रेड कलर का हो जाए, ऐसा कुछ, जो इंसान यहाँ पे है वो रेड कलर का हो जाए। तो इतने सारे इंसान तो यहाँ पे हैं, तो सबको लगेगा कि मुझे बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, किसको बोल रहा है, तो सब लोग रेड कलर का कलर ले लेंगे।
तो अगर इतने सारे टैग्स में से मुझे एक टैग को पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक आईडी प्रोवाइड करेंगे। सर आईडी इक्वल टू कुछ नाम देकर उसको सीएसएस में सिलेक्ट करके कलर चेंज कर देंगे। यस, आपको पता है तो सब बताना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग प्रोवाइड करेंगे एक आईडी, इतने सारे कॉमन एच वन टैग्स में से हमें एक आईडी प्रोवाइड करना है जिस टैग को हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं। सपोज मुझे ये जो हाई आई एम एच वन टैग, सपोज इसमें से किसी को कोई डिफेक्टिव है इसके अंदर, ठीक है। टाइप कितने होते हैं, छूट गया है। टाइप्स, किसके टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स है सिलेक्टर्स के, वो अभी बाद में बताऊंगा, बट अभी आईडी पढ़ रहे हैं, आईडी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले जो एच वन टैग मुझे सिलेक्ट करना है उसको मैं एक आईडी प्रोवाइड करूंगा। आईडी क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है। आईडी क्या होता है, आईडी होता है एक एट्रीब्यूट। आईडी लिखने के बाद आप एंटर करो। एंटर करने के बाद इस आईडी के अंदर आपको कुछ नाम देना है, यूनिक नाम देना है। क्यों यूनिक देना है, क्योंकि आपको एक काम करना है, इन सारे एच वन टैग्स में से बस इसी को आइडेंटिफाई करना है। तो आप लोग इस आईडी के अंदर जाहिर सी बात है आप एक यूनिक नंबर या फिर नाम ही दोगे। नंबर ने मैं रेकमेंड नहीं करता, नाम ही दो। सपोज इसके अंदर मैं इसको नाम देता हूँ लालू, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया है लालू। तो लालू नाम का जो होगा उसको मैं लाल कलर का करूंगा, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे आईडी इसको प्रोवाइड किया है लालू। सपोज ये इसका नाम है, मैंने इसको नामकरण किया है, ठीक है। तो लालू इसका नाम, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं बुलाऊंगा लालू को, लालू कहाँ है तू, ठीक है। तो लालू क्या बोलेगा, भाई मैं यहाँ पे हूँ। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इस लालू को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से पूरे एच वन टैग को रिमूव कर देता हूँ। अभी हम लोग इस सिर्फ लालू को सिलेक्ट करेंगे। मैं समझा पा रहा हूँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हैंड रेस करके बताओ, हैंड रेस करो, समझा पा रहा हूँ क्या। गौरव जी को तो पता है, एक बार हैंड रेस करके बताइए समझ में आया कि नहीं। मैं सिर्फ इतने सारे एच वन टैग्स में सारे कॉमन टैग्स हैं, इनमें से सिर्फ एक को लालू नाम दिया है। क्यों, क्योंकि इस लालू को ही मुझे लाल कलर का करना है, सिंपल। तो हम लोग इस लालू को सिलेक्ट करेंगे कैसे, इस सीएसएस के अंदर, ठीक है। इस लालू को ही सिलेक्ट करना है। हम लोग एक हैशटैग यूज करेंगे। आप लोग हैशटैग रियल लाइफ में यूज करते हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, या फिर ट्विटर तो अभी नहीं रहा, एक्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आप लोग इस हैशटैग को यूज करते हो। तो हम लोग इस हैशटैग की मदद से ही उस लालू को आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर उस लालू को सीएसएस को बताएंगे कि लालू नाम का जो है उसको तुझे कलर करना है। तो हम लोग सीएसएस के अंदर आएंगे, इस पे हम लोग क्या लिखेंगे, लालू, ठीक है, लाली नहीं लालू, ठीक है, LALU लालू। इस लालू को हमें लिखने के बाद हमें जस्ट एक सेकंड ब्रैकेट देके इसको ओपन कर देना है ऐसे। पहले हम लोग जस्ट इसके अंदर H1 लिखते थे ऐसे, बट हमें अभी आईडी लिखना है। आईडी लिखने के लिए आपको एक हैशटैग यूज करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको आईडी का नाम लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे आईडी एज अ हैशटैग यूज किया है, उसके बाद जो आईडी है उसे हमने लिख दिया है, जैसे मैंने लालू को लिखा है। तो इस लालू को हम लोग कलर करेंगे, क्या हम लोग लिखेंगे, कलर रेड। अगर मैं अभी इसको सेव करूं, देखते हैं लालू कलर होता है कि या फिर सारे एच वन टैग्स कलर होते हैं, कौन सा वाला होता है, ठीक है। सेव करता हूं, कौन सा वाला कलर हुआ है, लालू या फिर सारे, बताओ कौन सा वाला एच वन टैग कलर हुआ है यहाँ पे, जो मुझे चाहिए था, या फिर सारे कलर हो गए। किसको क्या दिख रहा है मुझे बताओ तो, कोई कलर ब्लाइंड तो नहीं है यहाँ पे, उसको रेड कर दीजिएगा शायद। लालू लाल हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है, लालू लाल हो गया है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही हर एक एच वन टैग को, अगर कॉमन टैग्स है इसके अंदर सारे, तो कॉमन टैग्स में से, कॉमन टैग्स सारे देखो एच वन टैग्स हैं, ठीक है। इसमें से आपको अगर सारे एच वन टैग्स में से किसी एक पर्टिकुलर टैग को अगर सिलेक्ट करना है, आप लोग एक आईडी यूज करोगे। आईडी से सबसे बढ़िया तरीके से सिलेक्ट होता है, तो इसी से आईडी यूज करके आप लोग इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सपोज मुझे इसको नीला करना है, सपोज इसका नाम मैं करूंगा नीलू, ठीक है। नीलू को अभी सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग चैट बॉक्स में लिखो, सीएस में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस जगह पे मैं क्या लिखूंगा। नीलू को अगर मुझे सिलेक्ट करना है, क्या करना है बताइए। ये जो आईडी लगाते हैं उसको पीछे भी तो कर सकते हैं, किसके पीछे, आईडी को यहाँ पे एंड टैग में, जिन्होंने लिखा हैशटैग नीलू, यस, नीलू को, नीलू के लिए H1 से पहले, H1 से पहले यहाँ पे कब से लगे भाई, नहीं ऐसे तो नहीं होता। आप कैसी बात कर रहे हो, आप तो चैट में वो चीज लिखो, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग नीलू को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो नीलू को हम लोग नीला कलर का करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हैशटैग नीलू, इसके बाद कलर करूंगा। सपोज नीलू को क्या करना है, नीलू नील ही करना है, मतलब सॉरी ब्लू करना है, तो ब्लू लिखूंगा मैं, यहाँ पे सेव करूंगा। तो हमारा जो नीलू होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। डॉट के यूज करते हैं, वो क्लास है, वो इसी के बाद है।
पवन जी आप लिखो पहले क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, वो मैं समझाऊं, उसके बाद मैं आपका क्वेरी क्लियर करूंगा। क्या मुझे समझ में नहीं आया। यस आई थिंक क्लास के लिए नहीं, वो डॉट क्लास के लिए यूज करते हैं। तो ये था आईडी एट्रीब्यूट या फिर आईडी सिलेक्टर। ये जो आई एम टैग लिखा हुआ है, उसके बाद आई एम टैग कहाँ है इसके अंदर? आई एम कोई टैग तो है, आईडी नेम, हाँ नेम तो ऑब्वियसली नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट नेम का रूल, आईडी नेम रूल मतलब। पवन जी कर रहे हो वो मुझे लिख के बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ ऐड करना है, टेक्स्ट कहाँ है इसके अंदर, टेक्स्ट में कहाँ, कोर्स की फीस ये तो क्या फीस स्टैक का मुझे अभी नहीं पता, वो मुझे पता चला। ठीक है, लालू और नीलू यहाँ पे आप सपोज येलो भी ब्लू भी को भी आप यहाँ पे आईडी ऐड करके उसको स्टाइल कर सकते हो इंडिविजुअली, इसीलिए हम आईडी यूज करते हैं। ठीक है, आईडी का मतलब ही यही होता है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन, तो वही आप यूज करना है। सर आईडी नेम कांट स्टार्ट विद इट का, ठीक है, तो इसीलिए मैंने नंबर अगर हो नंबर मत यूज करना, जस्ट टेक्स्ट यूज करो आईडी के लिए। कितने दिन सेशन पहले 30 का हुआ, 30 डेज में होता था, पर होगा उतने दिन का ही शायद। डिजिट कर सकते हैं बट उसको वो बेटर नहीं होता। डिजिट हम लोग ऐड कर सकते हैं, कैसे करना है वो मैं बता दूं आपको। यहाँ पर अगर डिजिट करना है एक अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा। अगर मैं 2 लिखूं 2 3 4 5 ऐसे भी चल सकता है, देखते हैं होता है कि नहीं। और ऐसे मतलब ये सीएसएस बोलेगा ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं कलर ऐड करूँ कुछ भी, देखते हैं होता है कि नहीं। रेड से नहीं होगा क्योंकि सीएसएस में नंबर ऐसे नहीं चलता। तो आप अगर नंबर है तो आपको एक अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, देखते हैं। इसके अगर एक अंडरस्कोर लगाऊं तो ये काम करना चाहिए। 2 3 5 सॉरी 2 3 5 6 अभी से अभी काम करेगा। स्टार्ट विद अंडरस्कोर, इट कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से ये समझ जाता है, ठीक है। दिमाग खराब हो जाएगा, फट जाएगा आपका दिमाग, तो मत करना। नंबर कभी, नंबर ऑटो जनरेट होता है अगर यूज करो, या फिर टेलमेट में भी एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क में शायद कुछ के प्रॉपर्टीज होते हैं, वहां पे पोस्ट अगर कोई यूज करे तो वैसे नंबर जनरेट होता है, वो अलग बात है। फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स करवाते हो? हाँ, और कोर्स नहीं, क्लासेस। वहां पे कोई मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है कि बड़ी जी सुप्रोगा जी, आप अगर हो तो हैंडल तो सर ये ही इज हियर। सर ये ना वेरिएबल रूल फॉलो करता है जावास्क्रिप्ट, देखिए क्या बोलो, वेरिएबल रूल करता है, हाँ ऑलमोस्ट टोटली ऑलमोस्ट ऐसा चल रहा है सर। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स नहीं है, क्लास है सर, ये कोर्स नहीं है। अच्छा क्लास आज बस कीजिए सर। हाँ रोहित जी कोई दिक्कत नहीं, बस कर दिया मैंने। तो ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस कोड मुझे भेज सकते हो कि सर ने आईडी यूज किया, स्क्रीनशॉट लो भेज दो मेरे को, ठीक है। मैं वहां से देख के समझ जाऊंगा कि आपने ठीक से ये किया है कि नहीं किया। ठीक है, आईडी एट्रीब्यूट और आईडी सिलेक्टर आपको यूज करके मुझे कोड भेजना है कि आपने ये यूज किया है। सर पन बोल रहे हैं कि जैसे है कैन ही यूज स्टार्टिंग टैग के बाद कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो फिर आपका ये वैलिड नहीं होगा, नहीं होता, ठीक है। आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर किसी टैग में सिलेक्ट करके आपको कोई कलर करना है, तो आपको उसको टैग करना पड़ेगा या फिर किसी और टैग में फिर वो नहीं करेगा। पवन जी बोल रहे हैं नहीं करेगा। ओके सर, ग्रुप में कोड नहीं मिले, आपने आज बोला था, आज भेज दूंगा, डोंट वरी, मैं बिजी, आज भेज दूंगा। ग्रुप में वो एक्चुअली जो वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे देख लेना। फुल स्टैक डेवलपमेंट में आता है ये क्लास, स्टार्टिंग है, बेसिक यही है, यहाँ से स्टार्ट का जर्नी।
हर एक फुल स्टैक डेवलपमेंट में। ठीक है, तो कोड मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, मुझे याद रहेगा ये नहीं रहेगा पता नहीं, तो जस्ट अ सेकेंड, ड्राइव में मैं जाता हूँ। यहाँ से जो आपका कोड है मास्टर क्लास 3 यही है शायद, की कोड मैं अभी अपलोड करता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। एक सेकेंड, कहाँ से बाकी है एक बार देख लो, 7 8 डे तक हुआ है। ओके, एक सेकेंड सॉर्ट करूँ उसको पहले, सॉर्ट बाय डेट ऐड। ओके, 8 तक हुआ है, 8 के बाद आई एस 9 सी एस एस 2 अपलोड हो गया। आरबी को H1 टैग में कहीं यूज करते क्या? अच्छा, आप वो पूछ रहे थे, नहीं वैसे यूज नहीं कर सकता हम लोग, नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक टैग लगाना पड़ेगा इसके अंदर, आफ्टर टैग नेम पाऊंगा। अच्छा अच्छा, यस, देखिए कोड मैंने अपलोड कर दिया है, अभी शायद हो गया क्या अपलोड, हाँ तो गया, पर पता नहीं, टेस्ट करते हैं ये आया कि नहीं। अरे ये क्या बात थी भाई, कोड तो मैंने अपलोड किया, ये अपलोड ही नहीं। अच्छा वो किसी एक अरे फोल्डर में घुस गया यार, क्या है ये प्रॉब्लम, किस फोल्डर में गया अभी कैसे पता चलेगा। डेट्स एडेड, किसी फोल्डर के हो, ठीक है मैं बाद में उसको डिलीट कर देता हूँ, बट कोड अपलोड कर दिया, आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हो। अब आएगा ये पहले आपको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, इन डेप्थ जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, इसके बाद बैकएंड है। बैकएंड उसके बाद भी नहीं है, आपको फ्रंट एंड में और भी लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स यूज करके फिर बैकएंड। बैकएंड से पहले नोड जेएस सीखना है, नोड जेएस फिर कैसे काम करता है उसके सीखने के बाद होता है बैकएंड। फॉर टिल नाउ, अच्छा फ्रंट एंड टिल नाउ कितने परसेंटेज हिसाब करने में बहुत मैं बहुत मतलब कच्चा हूं, तो लगेगा हम लोग अब स्लाइड से 85 स्लाइड, तो ऑलमोस्ट 50%, 50% ज्यादा, 50% से ज्यादा हो गया। आप दिखाओ इसमें, ठीक है। आज कितना दिन है, आज शायद 13th डे है, तो 13th डे हमने 50% कवर कर लिया, बट अभी भी काम बहुत बाकी है, क्योंकि अभी भी प्रोजेक्ट्स बाकी है बहुत सारे, फ्री नहीं है वो होता फुल, वो पे ही है, ठीक है, तो आप अगर सीखना है तो आप तक ज्यादा कॉस्ट नहीं होता, हम अपना कॉस्ट नहीं रखते, मतलब कि आपको अफोर्ड ही ना करो ऐसा नहीं होता, क्योंकि फुल स्टैक का कोर्स वो मतलब बहुत प्रीमियम होता है, ठीक है, उसमें बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन बहुत होते हैं उसमें, वो फ्री नहीं हो सकता। ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन हो बता सकते हो सर, वी आर लुकिंग फॉर बैकएंड एंड डेटाबेस इवन इट बी पेड, आई वुड लव टू जॉइन। श्योर, you can join it, I will notify you once it gets I know announced. You can, look into groups, will obviously see there the messages. Weekend में भी मतलब